नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी में 2 चैप्टर पढ़ेंगे। जीवन की मौलिक इकाई सेल अर्थात कोशिका, ऊतक और गति। ठीक, कोशिका और ऊतक पढ़ेंगे, साथ ही साथ गति फिजिक्स में। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत मौलिक इकाई है। जीवन की मूलभूत मौलिक इकाई है। ठीक, इसके कुछ मूलभूत पार्ट होते हैं जो कोशिका में पाए जाते हैं, तो उन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो कोशिका क्या है? जीवधारियों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है? किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी और संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ये परिभाषा याद रखिए। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक, 1674 जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किया। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। 2 नाम याद रखिएगा खास करके। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक 1665 में। 1665 कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। और केंद्रक, कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में। ठीक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किया था। क्या किया था? जीवित कोशिका का अवलोकन किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कई बार पूछा है। 3 नाम है, याद रखिएगा, स्लाइडेन, स्वान और स्टोलफ। वैसे 2 ही नाम मिलता है, लेकिन तीनों नाम कभी मिल जाए तो दुविधा मत रहिएगा। 3 लोग हैं, लेकिन परीक्षा में स्लाइडेन और स्वान ही मिलता है। आप देखेंगे स्लाइडेन और स्वान, ये सभी जीव कोशिकाओं में बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। प्रत्येक नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। एक बात याद रखिएगा, कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है। एक कोशिका से दूसरी, दूसरी तीसरी चौथी, यही क्रम बना रहता है, तभी इनका विकास होता रहता है। जीव मनुष्य के शारीरिक गतिविधियों का संचालन होता है। कोशिका के प्रकार कौन कौन से हैं? कोशिका 2 प्रकार की होती है। ठीक, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन स्वान ने। याद रखिएगा, कोशिका के प्रकार, एक कोश की होती है, बहुकोश की। कुछ जीव ऐसे हैं धरती पे या आपके जीव मंडल में जो एक कोश की हैं, उनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका होती है। और कुछ होते हैं बहुकोश की। एक कोश की में अमीबा आता है, पैरामीशियम, यूग्लिना और बैक्टीरिया। ये कभी कभी पूछ ले तो आप दुविधा मत रहिएगा। एक कोशिकी में आपका अमीबा आएगा, पैरामीशियम आएगा, यूग्लिना आएगा और बैक्टीरिया। बहुकोशिकी में आप भी हैं, हम भी हैं, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, इसमें हमारे में शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं घूम रही हैं। ठीक, जीवन का सभी कार्य संचालन कोशिका द्वारा ही होता है। बायोलॉजी की भाषा में याद रखिएगा, जीवन, मनुष्य जीवन, किसी भी जीव जंतु के जीवन का संपूर्ण क्रियाकलाप कोशिका द्वारा ही संचालित होता है। ठीक, कोशिका संरचना देखिए, पूरा तो नहीं है लेकिन जितना है उसको समझिए। कोशिका प्याज की कोशिका जैसे है ये। ऊपर कोशिका भित्ति होती है। भित्ति मतलब दीवार। ठीक, भित्ति मतलब यही होता है, प्रवाल भित्ति मत जाइएगा। एक दीवार जो होती है आपके घर की दीवार, तो पूरे कमरे के बाहर की सीमा रेखा बनाती है। उसी तरह कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है वह पूरी बाहर की एक दीवार होती है। ठीक, उसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका द्रव्य भरे रहते हैं। केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है? बाहरी कठोर परत होती है, केवल पौधे में सेलुलोज की बनी होती है। याद रखिएगा, पौधों में जो होता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कई बार पूछा गया है, तो सेलुलोज की।
पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक। कोशिका झिल्ली क्या होती है? यह चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली है, पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। झिल्ली मतलब आपका छन्नी, जैसे आपकी चाय छानते हैं तो क्या करती है, चाय की पत्ती को अलग कर देती है और लिक्विड को अलग कर देती है, वैसे कोशिका झिल्ली है। यह कोशिका के अंदर उपयुक्त पदार्थों को छानने का काम करती है एक तरह से। यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, मतलब इससे द्रव पारगम मतलब आते जाते रहते हैं, एक पार इस पार से उस पार छन जाते हैं। पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। कोशिका द्रव्य क्या है? जेल जैसा द्रव्य जिसे सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य होता है पूरा लिक्विड फॉर्म, वही कोशिका द्रव्य है। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र। जैसे आपके शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क है पूरे शरीर को, वैसे कोशिका में अगर लें तो केंद्रक ही सब कुछ है, वही नियंत्रण करता है। बड़ी रिक्तिका जल व अन्य कार्यों का भंडारण करती है, अन्य पदार्थों का भंडारण करती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक। कोशिका झिल्ली सबसे ऊपर दोनों होगी, केंद्रक होगा, न्यूक्लियोलस होगा, राइबोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी उपकरण होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और साइटोप्लाज्म। पादप कोशिका में कुछ चीजें ऐसे हैं जो सेम है, कुछ एक आध दो चीजें अलग होती हैं। ठीक। प्रमुख कार्य उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, पदार्थों का परिवहन में मुख्य योगदान देता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण स्थल है। राइबोसोम को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। प्रोटीन संश्लेषण करता है। गाल्जी उपकरण संशोधन और पैकेजिंग तथा स्राव पर नियंत्रण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण का घर है। ऊर्जा घर कहा जाता है इसे, पावर हाउस सेल का। सेल का पावर हाउस कैसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें एटीपी क्रियाएं होती हैं। कभी आपसे पूछ ले कि क्यों कहा जाता है, तो इसके अंदर एटीपी क्रियाएं होती हैं। ठीक। लाइसोसोम पाचक एंजाइम है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, आगे देखेंगे क्यों कहा जाता है, लेकिन लाइसोसोम को याद रखिए, पाचक एंजाइम तो है ही, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्म सभी रासायनिक क्रियाओं का स्थल है। पादप कोशिका में निकोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बड़ी रिक्तिका जल और खुले पदार्थों का भंडारण करती है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण बहुत बार पूछा है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, यह बहुत बार पूछा गया है। ठीक। सामान्यतः केंद्रक साइड में होता है। ठीक। जैसे ट्रिक है याद करने का, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सुसाइड बैग लाइसोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम और पैकेजिंग सेंटर गाल्जी उपकरण। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट और बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती। यही तीन अंतर याद रखिएगा। मैंने बताया कुछ अंतर होता है, तो कौन कौन सी? एक कोशिका भित्ति, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ये जो होता है ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, और बड़ी रिक्तिका। ठीक। ये तीन बातें जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और बड़ी रिक्तिका जो होती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जीव के सभी कार्यों का संचालन कोशिका में होता है। ये चार चीजें पक्का याद रखिए, पावर हाउस, सुसाइड बैग, प्रोटीन फैक्ट्री और पैकेजिंग सेंटर। पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। सुसाइड बैग क्या है? लाइसोसोम है। और प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम और पैकेजिंग सेंटर गाल्जी उपकरण। अब देखिए महत्वपूर्ण कोशिकांगों में क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका श्वसन द्वारा एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक। कोशिका द्रव्य देखिए, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य झिल्ली और केंद्रक के बीच
अर्धद्रव के रूप में जेली जैसी संरचना के तहत पाया जाता है। सभी कोशिकांगों में पाया जाता है। यह सभी कोशिकांगों को आधार प्रदान करता है, क्योंकि इसी कोशिका द्रव में सभी चयापचयी क्रियाएं होती हैं, चयापचयी, और यह सभी को परिवहन या म्यूटेशन का आधार बनाता है कोशिकांग। ठीक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले सूक्ष्म संरचनात्मक भाग होते हैं, जैसे राइबोसोम। सूक्ष्म दानेदार संरचना होती है। कभी देखते हैं ऐसे ऐसे किसी, ये देखिए दानेदार संरचना इसमें ऐसे पाई जा रही है, यही राइबोसोम है। ठीक। यह किससे क्या नाम है, आर से चिपके होते हैं राइबोसोम से। राइबोसोम जो होते हैं ये इससे चिपके होते हैं। इनका काम मुख्य होता है प्रोटीन बनाना। ठीक। इनका क्या काम होता है मुख्य रूप से? प्रोटीन बनाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके होते हैं, सॉरी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके होते हैं। ए होगा, आर नहीं होगा। झिल्ली तंत्र में जमा होते हैं। इनकी नलिकाएं होती है आरपीआर, ये खुदरी नहीं होती, ए ई आर होगा। और चिकनी वाली क्या होती हैं? एस ई आर। ठीक। गोल्जी उपकरण होता है। यह चपटे थैलियों के समूह में पैकेज केंद्र होते हैं। पदार्थों का संशोधन, पैकेज और स्राव को नियंत्रित करते हैं। लाइसोसोम, यह पाचक एंजाइमों से घिरी थैली है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि यह पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बाहरी कणों को बाहर निकाल देती है, पाचन से बाहर निकाल देती है। माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी झिल्ली वाला अंडाकार कोशिकांग है, ऊर्जा का पावर हाउस है। एटीपी बनती है, ऊर्जा उत्पादन होता है। प्लास्टिड है, इसमें गलत लिखा है, प्लास्टिड है, केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सहायता प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट होता है एक पीले नारंगी लाल रंग का वर्णक, या पौधों के पत्तियों को रंग देता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्रोमोप्लास्ट में या पौधे की पत्तियों का जो रंग आप देखते हैं, हरा नीला पीला जो भी देखते हैं, यह इसकी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? रंगहीन होता है। यह भोजन के भंडारण, स्टार्च, तेल, प्रोटीन आदि का संश्लेषण करता है या भंडारण करता है। रिक्तिका वैकुल्स, परिभाषा रस, जल, अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करने वाली थैली है। ठीक। बड़ी रिक्तिका, छोटी रिक्तिका दो प्रकार की होती हैं। छोटी जंतु कोशिका में पाई जाती है। जल पदार्थों का भंडारण और दाब बनाए रखना। ठीक। कोशिका विभाजन और परासरण में देखते हैं। परासरण क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल का उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर, सांद्रता की ओर बहना होता है। यह तीन प्रकार से होती है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। महत्व क्या है इसका? देखिए, सभी जीव कोशिकाओं में बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की क्रियाएं सभी जीवन की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। कोशिका की समझ से मानव स्वास्थ्य, रोग उपचार, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, अनुवांशिकी आदि सभी प्रगति की हुई है। ठीक। राइबोसोम प्रोटीन, लाइसोसोम पाचक एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह। ठीक। प्लाज्मिड केवल पौधों में पाया जाता है। ठीक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका का अवलोकन ल्यूवेनहॉक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान। एटीपी माइटोकॉन्ड्रियम होती है, आत्मघाती थैली लाइसोसोम कहते हैं। कोशिका ऊर्जा गृह भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक। ये वही चीज है। अब देखिए, थोड़ा सा देखते हैं इधर जो एनसीईआरटी में क्या लिखा था। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई संरचना। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड और प्रोटीन की बनी होती। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है या पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर बाहर वातावरण में नियमित करती रहती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। ये प्रश्न पक्का बनता है। सेलुलोज याद रखिएगा पादप कोशिका में। पादप कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई और बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाबी घोल के माध्यम से बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा
कोशिकांग से अलग होता है। यह जीवित कोशिका के जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ईआर अंतःकोशिकीय परिवहन उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गाल्गी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग का कार्य करती है। ठीक। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक प्लास्टिड या प्लास्टिड होता है। ठीक। प्लाज्मिड अलग होता है, प्लास्टिड अलग होता है, याद रखिएगा। यह क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के रूप में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है यहाँ, इसीलिए पौधों की पत्तियों या पौधों का कलर आपको पता चलता है। ठीक। क्लोरोप्लास्ट ये प्रकाश संश्लेषण करता है। दोनों का अंतर समझिएगा। क्रोमोप्लास्ट है तो यह रंग निर्धारण करेगा, और क्लोरोप्लास्ट है प्लास्ट तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? इसका मुख्य कार्य संचय करना होता है। खाद्य पदार्थों का जल का संचय करना होता है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी पाई जाती है। ठीक। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है। स्फीति मतलब परिवहन या चलायमान रखना। यह अपशिष्ट पदार्थों से सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की झिल्ली युक्त अंग नहीं होता। क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल ऐसे लिखा जाता है, न्यू आधा कल करके लिखा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। जीवधारियों के काई वृद्धियुक्त कोशिकांग में विभाजित होते हैं। ठीक। जैसे गाल्गी उपकरण क्या है? कैमिलो गाल्गी द्वारा इसका खोजा गया, इसीलिए इसको गाल्गी उपकरण कहा। गाल्गी नाम ही रख दिया गया। वैज्ञानिक थे कैमिलो गाल्गी, इन्होंने ही इसका नामकरण किया, इसीलिए उनके नाम से ही रखा गया। गाल्गी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं। ठीक। एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट बताइए कि उसका उत्तर क्या होगा। आप लोग पढ़ रहे हैं, परमाणु वाला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें से था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको समाहित किया। निम्न कथन सही नहीं है। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह नहीं पाते हैं। परमाणु मूल इकाइयां हैं जिससे अणुओं आयनों का निर्माण होता है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख, अनुभव और स्पर्श कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, यही आप लोगों को कमेंट में उत्तर बताना है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं और सच में तैयारी कर रहे हैं दिल से, तो इस प्रश्न का बहुत बेसिक उत्तर आप बताइए, अगर आप लोगों को सही से पता है। क्योंकि ये प्रश्न वनडे एग्जाम का नहीं है, याद रखिएगा। ये ऐसे ही बड़े प्रश्न यूपीएससी, स्टेट पीसीएस बनते हैं। आपको लगता है कि बहुत सरल प्रश्न होगा, क्या करना है, अभी आपको सरल लग रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना कठिन लगेगा ना, आप अंतर नहीं कर पाएंगे चारों ऑप्शनों में, जब तक आपको परमाणु के बारे में सही से पता ही नहीं है। तो अब आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु मूल इकाइयां जिससे अणु आयनों का निर्माण होता है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, और परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थों का निर्माण करते हैं जिसे हम देख, अनुभव और स्पर्श कर सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली इसलिए वर्णनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। ठीक। एक प्रश्न है, भौतिक अवस्था का परिवर्तन है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है कैसे? केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, केवल जब तंत्र को ऊर्जा ले ली जाती है, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है और ली जाती है बिना किसी ऊर्जा परिवर्तन के। क्या है भौतिक परिवर्तन? बताइए। अगर आप लोग अच्छे से फिजिक्स जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक। जब किसी पादप कोशिका में परासरण के द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इस परिघटना को निम्न प्रकार से क्रियाकलाप से देख सकते हैं। वो मैपिंग में था इसलिए मैंने समाहित नहीं किया। कोशिका अंगक,
क्या है, कोशिका अंगक देखते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली होती है, ठीक। यह उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। एक बड़ी और जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिकीय जीव की कोशिकाएं भी शामिल है, को उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे वे जटिल संरचना और कार्य को सहारा देते हैं, ठीक। इनको सिर्फ केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। जैसे हम लोग देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलोपुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रव्यी जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिमा झिल्ली RER होती है, चिकनी होती है, SER, ठीक। इसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं। लाइसोसोम संरचनात्मक दृष्टि से झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। पाचक एंजाइम होते हैं RER, ठीक। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। इसीलिए यह बाहरी पदार्थ कोशिका अंगों के फूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं, ठीक। जिसके कारण इनको साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थ और बैक्टीरिया तथा भोजन तथा पुराने अंग को लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकी चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षत्रियत या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसे कारण लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। अपनी थैली को फाड़ देना मतलब मृत कर देना। और शरीर की मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से शरीर की रक्षा करने के कारण इसे क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। दोहरी झिल्ली से बना होता है, ठीक। इसमें एटीपी की क्रिया होती है। एटीपी में क्या होता है, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका का ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी को संचित ऊर्जा में उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया अद्भुत अंग है, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा था पीसीएस में कि निम्न में से किसमें डीएनए नहीं होता। बाद में ऑप्शन बदल दिया था, हालांकि 2 ऑप्शन सही हो रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रियम डीएनए के साथ साथ अपना इसका स्वयं का राइबोसोम भी होता है और कुछ प्रोटीन के तत्व भी पाए जाते हैं, ठीक। प्लास्टिस्ट पढ़ लिए थे, ये 2 होते हैं, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगीन होते हैं, ये श्वेत और रंगहीन होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो पौधों को रंग प्रदान करता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ऊतक। समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। याद रखिएगा, क्या, समान संरचना तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है, जो किसी विशेष कार्य को अधिक दक्षता से कर लेते हैं। पौधों और जंतुओं के ऊतकों में अंतर होता है। वृद्धि के आधार पर जीवन भर कुछ क्षेत्रों में वृद्धि होती है, लगभग पूरे शरीर में होती है। देखिए, पौधों में क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में विकास कुछ समय पश्चात रुक जाता है और कुछ क्षेत्रों में होता है। लेकिन मनुष्य जीवन क्या होता है, लगभग पूरे शरीर में क्रियाएं समान रूप से चलती रहती हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि देखिए पौधे वृद्ध हो गए लेकिन उनकी पत्तियां हमेशा हरी बनी रहेंगी, चाहे वो छोटे पौधे हो चाहे वृद्ध।
लेकिन मनुष्य जीवन क्या है, बालक जो है 10 साल का उसका शरीर देखिए और 70 साल के वृद्ध का शरीर देखिए। दोनों के पूरे शरीर में आपको अंतर समझ में आएगा कि ये नौ बालक है और ये वृद्ध व्यक्ति है। लेकिन पौधों में आपको देख के लगेगा पौधा बहुत विशाल है, लेकिन क्या उसकी पत्तियाँ, छोटा जब पौधा था तो उसकी पत्तियों में अंतर था? नहीं रहेगा, क्योंकि तब भी वही पत्तियाँ रहेंगी तब भी। तो ऐसे देखें कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन दिखता है। गति, पौधे स्थिर होते हैं, मनुष्य जीवन गतिशील होता है। सहायक ऊतक अधिक विकसित, कम विकसित। मृतक ऊतक अधिक और कम। अस्थायी ऊतक, पादप ऊतक में कौन-कौन से होते हैं? एक होता है विभेद्योतक, ठीक? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके 3 रूप होते हैं। कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। शीर्षस्तर विभेद्योतक, पार्श्व और अवशिष्ट, ठीक? अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरकाइमा। पैरेन्काइमा क्या काम है? भोजन संग्रह, प्रकाश संश्लेषण, जल संग्रह, वायु संचरण। यह लचीलापन प्रदान करता है पौधों को, युवा तनी पत्तियों को आकार देता है। मृत कोशिकाएं यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, नारियल और रेशा। जटिल अस्थायी ऊतक कौन होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। यही दोनों कई बार पीसीएस में पूछे गए हैं, वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, जाइलम फ्लोएम। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। जाइलम जल परिवहन का काम करता है। जैसे जाइलम, पौधे में जल परिवहन का काम कौन करता है? जाइलम। फ्लोएम भोजन परिवहन का काम करता है। फ्लोएम से भोजन याद रखिएगा, जाइलम से जल। पौधे के तने द्वारा पत्तियों तक जल का परिवहन किया जाता है तो जाइलम से, और पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण से, जब क्लोरोप्लास्ट से, देखिए ये मान लीजिए पौधा है, तने से जब पत्तियों तक जल जाएगा तो जाइलम द्वारा, और पत्तियों से जब भोजन पूरे शरीर को मतलब तना जड़ तक जाएगा तो यह फ्लोएम है। ऊपर से नीचे फ्लोएम है, नीचे से ऊपर जाइलम है। तो जल का परिवहन कहाँ? जमीन से लेके तन ऊपर पत्तियों तक जाता है, क्योंकि जल की पूर्ति जमीन से होती है। और फ्लोएम की मतलब भोजन की पूर्ति कहाँ से होती है पौधों में? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पत्तियों द्वारा किया जाता है। तो फ्लोएम भोजन ऊपर से नीचे आता है और जाइलम ऊपर से नीचे से ऊपर। ये बात याद रखिएगा कौन किसका कार्य करता है। जाइलम जल और खनिज तत्वों का परिवहन करता है। जाइलम जल और खनिज तत्वों का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या होता है? भोजन का परिवहन करता है। ये दोनों याद रखिएगा, बस यही पूछा जा गया है। रक्षी उपकरण ऊतक क्या होते हैं? एपिडर्मिस होता है, बाहरी शरीर से सुरक्षा, मतलब बाहरी आघातों सुरक्षा करता है, जल हानि को रोकता है, रंध्र और गैसों का आदान प्रदान करता है, कारक द्वितीयक सुरक्षा। जंतु तक उपकला ऊतक होते हैं, जैसे सुरक्षा, अवशोषण, स्राव, गैसीय विसरण को रोकते हैं। सरल सल की, स्तरीकृत सल की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमयुक्त ग्रंथि। संयोजी ऊतक में ही आपका रक्त आता है, अस्थि, उपास्थि, ठीक, स्नायु, कंदरा, ये सब संयोजी ऊतक में है। कई बार पूछता है रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है, ठीक। पेशी ऊतक इच्छा अनुसार कार्य करने, हड्डियों से जुड़ी होती है, अनैच्छिक कार्य। ये 3 तरह की होती हैं, रेखित, चिकनी, हृदय पेशियां, ठीक। तंत्रिका ऊतक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं। डेंड्राइट कोशिका का एक्सॉन संदेशों का संचार करते हैं, ठीक। लंबाई में वृद्धि कौन करता है? शीर्षस्थ विभेद्योतक। मोटाई में वृद्धि कैंड्रियम। नारियल रेशा स्क्लेरकाइमा। जल परिवहन जाइलम। भोजन परिवहन, जल और खनिज का परिवहन करता है जाइलम। भोजन परिवहन फ्लोएम। आरबीसी डब्ल्यूबी प्लेट से रक्त के घटक हैं। स्नायु अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, याद रखिएगा, स्नायु अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। कंदरा मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। कई बार पूछा गया है, वनडे एग्जाम में पेटेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये वही है, अगर दोबारा सरसरी निगाह से देखना चाहें देख लीजिए। ऊतक क्या है? समान संरचना, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है। यह विशेष कार्य के लिए अधिक दक्षता प्रदान करती है, ठीक। फिर अंतर है और वो है, आप रोक के आराम से इसको देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं गति। गति क्या है फिजिक्स में?
मोशन। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे पहुंच गई, कुछ समय के साथ स्थान परिवर्तन को ही गति कहते हैं। गति सापेक्ष होती है, एक ही वस्तु किसी के लिए गतिशील और किसी अन्य के लिए स्थिर हो सकती है। ठीक, गति को व्यक्त करने के लिए संदर्भित रेफरेंस पॉइंट होता है। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है? देखिए, दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यह अदिश राशि है, सदैव धनात्मक होती है, दिशा का महत्व नहीं होता। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यह सदिश राशि होती है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। अब समझते हैं, जैसे दूरी है, यहाँ से कोई वस्तु यहाँ गई, ठीक, तो ये जो मान लीजिए 5 किलोमीटर दूरी तय की, वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक मार्ग की कुल लंबाई, ठीक, ये 5 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन क्या है? मान लीजिए आपका वस्तु यहाँ से गई तो 5 किलोमीटर का विस्थापन हुआ, लेकिन अगर ये मान लीजिए यहाँ चली जाए फिर वापस, तो विस्थापन शून्य है, क्योंकि तब ये गई और फिर वापस चली जाए, अपने ही मूल बिंदु पे है। ये अगर यहाँ से जाके फिर वापस चली जाएगी 10 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, गई और आई। 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर आई, दोनों जोड़ा जाएगा दूरी में। लेकिन विस्थापन में क्या होगा? विस्थापन में यही अंतर है कि विस्थापन में जितना दूरी गई, वो तो मान लीजिए अगर वहाँ कोई वस्तु रख दी गई तब तो वह दूरी 5 किलोमीटर मानी जाएगी, लेकिन अगर वही वस्तु फिर लाके अपने मूल बिंदु पे रख दी जाए तब यही शून्य हो जाएगा। यही कह रहा है ना, शून्य भी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक भी होती है। ठीक, दूरी और विस्थापन में अंतर है। वास्तविक मार्ग होता है, सीधी न्यूनतम होती है, अदिश राशि है दूरी, और विस्थापन सदिश राशि है, दिशात्मक आवश्यक नहीं है। दूरी में दिशा आवश्यकता नहीं रखती, लेकिन दिशा यहाँ आवश्यक होता है। सदैव धनात्मक होती है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकती है कुछ भी। ठीक, समान गति और असमान गति क्या होता है? समान गति समान समय में समान दूरी तय करना, सीधी सड़क पर चलती हुई ट्रेन। असमान दूरी समान समय में असमान दूरी तय करना, शहर में ट्रैफिक में चलती हुई कार। ठीक, चाल क्या है? इकाई समय में तय की गई दूरी। मान लीजिए 1 मिनट में 1 किलोमीटर की जो दूरी तय की गई, या 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय की गई, यही इसका चाल है। क्या? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में अगर मान लीजिए आप 50 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो आपकी चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चाल के सूत्र क्या है? दूरी बटा समय, याद रखिएगा। एसआई मात्रक यम अपान एस है, अन्य मात्रक किलोमीटर बराबर, देखिए मीटर सेकंड है, और मीटर सेकंड को जब आप किलोमीटर में बदल देंगे तो ये आवर्स हो जाएगा। ठीक, इसको 5/18 से कभी कभी जब आप रीजनिंग लगाते हैं, मैथ, ट्रेन, बस आदि की चाल निकालना होता है, कितने मीटर मिनट में, कितने सेकंड में, कितने घंटे गई, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है 5/18 की। तो इसको याद रख लीजिए, 5/18 1 किलोमीटर पर आवर्स में जब मीटर सेकंड में बदलना हो तो यही निकल के आंकड़ा आता है। कितना? 1 मीटर प्रति सेकंड 3.6 किमी पर आवर्स हो जाएगा। और अगर इसको मीटर में बदल दें, किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। वेग क्या है? दिशा सहित चाल को वेग कहते हैं। वेग विस्थापन बटा समय। कोई वस्तु है, मान लीजिए गाड़ी है, तो वेग उसका निकालना है, तो उसका विस्थापन कितना हुआ और उसने समय कितना लिया, दोनों का भाग देके निकाला जाता है। ठीक, यह सदिश राशि है। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय निकाला जाता है। औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। दोनों में अंतर समझ लीजिए। दोनों अगर पूछ ले कभी तो आप भूलिएगा नहीं, औसत चाल जब निकालनी है तो कुल दूरी बटा कुल समय, और औसत वेग जब निकालना है तो कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक, चाल अदिश है, वेग सदिश है, ये चीजें याद रखिएगा। मैंने आपको बताया सदिश सदिश राज कई बार पूछता है। तो चाल क्या है आपका? चाल अदिश है, वेग सदिश है। ठीक, वेग सदिश राशि है, चाल क्या है? चाल अदिश राशि है। ठीक,
त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेटर। आप जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, सीधा-सीधा समझिए, बाइक सब लोग चलाते हैं लगभग। आपके हाथ में एक्सेलरेटर होता है। जब आप उसको हल्का एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी धीरे-धीरे चलती है। तेज़ी से करते हैं तो तेज़ी से चलने लगती है। तो वेग परिवर्तन होता है, आप ध्यान रखिए। मान लीजिए आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक्सेलरेटर दे रहे हैं, चल रही है। आप इसको 50 करना चाहते हैं। आपने एक्सेलरेटर बढ़ाया और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ी, तो 20 किलोमीटर जो अंतर आया, वेग परिवर्तन आया, यही त्वरण है। एक्सेलरेटर जो बना है वो एक्सेलरेट से ही बना हुआ है। आपके गाड़ी हर बाइक या फोर व्हीलर में होता है, कहीं हाथ में होता है, कहीं पैर के नीचे होता है। आप उसी को याद रखिए बस। जब उसको आप ऐंठेंगे, एक्सेलरेटर को हाथ से ऐंठेंगे बाइक के, तो गाड़ी तेज चलती है। तो वही वेग में परिवर्तन होने की दर को ही त्वरण कहते हैं। ठीक, इसका सूत्र है ए बराबर वी माइनस यू अपान टी। यू क्या है? प्रारंभिक वेग। वी क्या है? अंतिम वेग। टी बराबर समय, ए बराबर त्वरण। अब ए को निकालना है। ठीक, तो अंतिम वेग मान लीजिए 50 है आपका। आपने एक्सेलरेटर तेज किया, गाड़ी 50 पहुंची। प्रारंभिक वेग आपका 30 था और समय कुछ मान लीजिए, कितने समय में ये 30 से 50 स्पीड पकड़ी, मान लीजिए 10 मिनट। ठीक, अब अंतर निकालिए। 20/10, 1 से 1 कटा, ये कितना है? 2 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से इसने अपना त्वरण बदला। ठीक, त्वरण क्या होता है? त्वरण धनात्मक होता है, वेग बढ़ता है। ऋणात्मक होता है तो वेग घटता है। जब धनात्मक होगा तो वेग बढ़ेगा। जब आप एक्सेलरेटर तेज करते हैं तो धनात्मक, अब जब आप कम करते हैं तो ऋणात्मक, वेग घटने लगता है। समान त्वरण, समान समय में वेग का समान परिवर्तन। समान समय में वेग का असमान परिवर्तन। गति के समीकरण क्या हैं? गति के 3 समीकरण होते हैं, बस यही याद रखिएगा। v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, t समय है, s दूरी या विस्थापन डिस्टेंस है। ठीक, दूरी ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है, समय ज्ञात करने के लिए, और अंतिम वेग तथा त्वरण ज्ञात करने के लिए। यही तीनों फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। ये समीकरण केवल समान त्वरण की स्थिति में ही लागू होते हैं। अब होता है दूरी समय तथा वेग समय। ग्राफ में समझिए, ये समय का ग्राफ है, ये दूरी का। ठीक, स्लोप चाल, मतलब अगर ये सीधी रेखा में जा रही तो समान चाल है, अगर ऐसे कर्व रेखा में जा रही तो असमान चाल है। वेग समय ग्राफ में देखिए, ये सीधी ऊपर से जा रही तो यह क्या है? एक समान क्षेत्रफल को दर्शा रही है, मतलब वेग को दर्शा रही है। समान वृत्तिगत, जब कोई बस वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चलती है तो उसे एक समान वृत्तिगत कहते हैं। मतलब किसी पिंड के चारों तरफ एक समान वेग से ऐसे गोलाकार चलती रहती है, इसी को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी सूर्य के केंद्र को केंद्र मानते हुए, मतलब चारों तरफ एक समान वृत्तीय पथ से हमेशा करती है। पृथ्वी के अब चारों तरफ चंद्रमा घूमता रहता है, पृथ्वी के चंद्रमा तो भी है। पंखे के ब्लेड एक निश्चित वेग में घूमते रहते हैं। और उपग्रह, चाल समान रहती है परंतु दिशा बदलती रहती है, वेग बदलता है, इसलिए त्वरण उपस्थित होता है। त्रिज्या की वृत्त की त्रिज्या r होती है, परिधि 2πr। ठीक, 2πr अपान टी से क्या निकलता है? 30 सेकंड में एक चक्कर लगाने की चाल। वे दिशा परिवर्तन को ही वेग परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, क्या? दिशा परिवर्तन को ही वेग परिवर्तन कहा जाता है। ये वही है, अगर आप इसको वो मैप से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ठीक, ग्राफ में दिया है, कुछ चीजें याद करते हैं। कुल दूरी औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा कुल समय, यह अदिश राशि है, हमेशा धनात्मक होती है, दिशा का कोई महत्व नहीं होता। औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय, सदिश राशि है, शून्य धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, दिशा महत्वपूर्ण होती है। ठीक, दूरी वास्तविक पथ की लंबाई अदिश राशि, विस्थापन न्यूनतम सीधी दूरी सदिश राशि, चाल दूरी बटा समय अदिश राशि है, वेग विस्थापन बटा समय सदिश राशि है,
त्वरण वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है v माइनस यू अपॉन टी। त्वरण को a से डिनोट किया जाता है। समान गति समान समय में समान दूरी तय करना, असमान गति समान समय में असमान दूरी, और वृत्तिगत वृत्ताकार पथ पर समान गति से चलना। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, समय का सेकेंड, चाल का m/s, मीटर/सेकेंड, वेग m/s होता है, त्वरण m/s स्क्वायर। ठीक, अब जैसे देखिए एनसीईआरटी में लिखा था, स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन से की जाती है। एक वस्तु की गति का समान असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो नियत और बदलता रहता है। प्रति इकाई वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल होती है और प्रति इकाई समय में जो हुआ परिवर्तन होता है उसे विस्थापन का, इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग कहलाता है। सॉरी, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और प्रति इकाई समय में विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय के साथ उसके वेग में होने वाले परिवर्तन है। ठीक, ये तीनों फार्मूला आपको दिखाया था मैंने। ऊतक वाले में देखिए क्या है, ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें एक समान कार्य होते हैं। पौधों के ऊतक, पादप ऊतक दो तरह के होते हैं, विभेजोतक और स्थायी। ठीक, इसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है, पैरेन्काइमा, कॉलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये नारियल में पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम का आपको बताया, अच्छे से याद रखिएगा, कभी भी गलती मत करिए जाइलम फ्लोएम में अब इतना पढ़ने के बाद। ठीक, इस तरह से तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन की बनी होती है, इतना याद रखिएगा बस। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन की बनी होती है। पेशी ऊतक तीन तरह के होते हैं, रेखित, अरेखित और कार्डियक। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर साइंस का। ठीक, कल आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करिए, पूरा वीडियो देखिए। आपके हर चैप्टर में 10-12 क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, मतलब बनेगी यहाँ से, और बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। अगर इस बेसिक चीज़ को पढ़ लेंगे तो कभी मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे के सारे वीडियो फ्री में है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, कोई भी वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का देखिए, आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। जय हिंद साथियों।